हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, उसी का 19 सितंबर का शिफ्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को सीधा स्टार्ट करते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोलेगा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए। देखो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप का जब फंक्शन आता है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आप लोगों को पता होगा क्या होती है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैक्सिमम वैल्यू की हमें बोला गया तो प्लस का आएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, ए और बी क्या है यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट है इनके, वो तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 कितना आ जाएगा 13, तो रूट 13 इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला गया एक वृत्त की त्रिज्या या रेडियस 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से हम केंद्र से क्या कर रहे हैं, जीवा पर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसकी जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हो गया कि मान लो ये एक अपने पास सर्कल हो गया जहाँ पे ये सेंटर हो गया, सेंटर से हम क्या डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, कोई कॉर्ड है, ये कॉर्ड हो गई, इस पर जो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उसका बोला गया कि 6 सेंटीमीटर है और रेडियस हमें बोला है 10 है। आपको पता है ये ट्रिपलेट हो गया, ये 6 है ये 10 है, तो पाइथागोरस से ये 8 हो जाएगा। हमसे पूछा लेंथ ऑफ कॉर्ड बता दो। जब भी सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो आपको पता है ये बाइसेक्ट होती है, यानी ये लेंथ 8 है तो ये 8 है, तो कंप्लीट कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16। सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। देखो 25/5 कितना हो जाएगा 5, प्लस 3 ऑफ 2 है तो ये 6 हो जाएगा, -4 प्लस 6 ऑफ 3 है तो 18 हो जाएगा, 18/2 कितना आएगा 9, -8 और +4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 6 11, 11 - 4 7, 7 और 9 16, 16 - 8 8 और 8 और 4 कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट सवाल क्या है, x + 1/x की वैल्यू 7 है तो x - 1/x की वैल्यू बतानी है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। सेम चीजें आपको पता होगा कि जब भी x + 1/x गिवन है और x - 1/x निकालते हैं तो दोनों वैल्यू आती है प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमसे पॉजिटिव वैल्यू की बोला है तो सिर्फ प्लस की लेंगे। क्या होती है वैल्यू, ये x जो भी फंक्शन है, अगर यहाँ पे x - 1/x है तो यहाँ पे होगा x + 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा 4। अगर हमें x + 1/x निकालना होता तो ये x - 1/x हो जाता, और यहाँ पे अगर माइनस है वही सेम चीज साइन यहाँ पे आता है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो x + 1/x 7 है तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। हालांकि आप लोगों को सब कुछ पता होंगे फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। 49 - 4 45, 45 को लिख सकता हूँ 9 × 5 और 9 का 3 बाहर आ जाएगा और 5 का निकलेगा नहीं रूट, तो आंसर हो जाएगा 3√5। नेक्स्ट सवाल है, ए शॉपकीपर सेल राइस एट 44 रुपए पर केजी, हुज कॉस्ट प्राइस इज ₹40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी प्राइस था लेकिन उसने 44 रुपए बेचा, तो प्रॉफिट कितने का हुआ। अगर मैं रेशियो का बात करूँ आपसे सीपी और एसपी का, तो ये आएगा 40 से 44, यानी अगर 4 से और काट लूँ तो ये 10 से 11। ये एक तो पहला प्रॉफिट हो गया। बोल रहा है नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ही ट्राइज टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 200 ग्राम राइस फ्रॉम ईच पैकेट। वो इस प्राइस से संतुष्ट नहीं है और उसने क्या किया कि हर एक जो पैकेट है उससे उसने 200 ग्राम राइस निकाल लिए, यानी उसको देना था 1 किलो, ठीक है, क्योंकि पर केजी की प्राइस दे रखी है 1 किलो देना था, लेकिन उसने 200 ग्राम निकाल लिया, यानी 1000 ग्राम इसको देना था, लेकिन ये दे रहा है सिर्फ 800 ग्राम। लेकिन जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा और 2 से और काट लेंगे, 2 चौके 8 2 पंजे 10, तो दूसरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 4:5। इसको सॉल्व करना है, 5 से ये 2 टाइम जाएगा, 2 चौके 8 और ये 11, 8 के सामान को 11 में बेच रहे हैं, 3 का प्रॉफिट है 8 पर, और 3/8 आपको पता होना चाहिए कितना होता है 37%। 3/8 नहीं पता है तो 1/8 पता होगा, 12.5 उसका 3 गुना कर दो। हालांकि डायरेक्ट पता होनी चाहिए क्योंकि ये चीजें तो बहुत ज्यादा यूज होती है, तो रटी हुई होती हैं सब लोगों को। नेक्स्ट सवाल है, द मीन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू का मीन निकालना है। मिनिमम मुझे 205 नजर आ रहा है, मैक्सिमम 584, दोनों को जोड़ोगे तो 500 और 200 784 और 589, यानी 789/2 करना है। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और ऑड नंबर आ रहा है तो लास्ट में 0.5 तो आएगा। एक ऐसा ऑप्शन था जिसमें पॉइंट था, बाकी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 700 कितना होता अपना 90, या 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 6, 1 बचेगा 18, 2 9 18, फिर 2 चौके 8, 1 बचेगा तो पॉइंट लगा लिया 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ऑड नंबर है तो लास्ट में 0.5 आएगा, एक ही ऑप्शन में था। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल है, 3 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके छोटे भाइयों की आयु की क्या है 6 गुना थी। अपने पास 2 लोग हैं, एक पर्सन हो गया, ठीक है, और एक पर्सन पी मान लेते हैं और एक उसका ब्रदर है, ठीक है, एक क्या है उसका ब्रदर है। तो हमसे बोला गया है कि 3 ईयर अगो जो उस व्यक्ति की आयु थी उसके छोटे भाई की आयु की 6 गुनी थी, यानी 3 इसकी करंट देखो, अगर मैं x मान लूँ, ये x क्या मान रहा हूँ मैं, ये करंट मान रहा हूँ इसकी, तो इसकी 3 ईयर अगो कितनी होगी एज x - 3,
तो 3 साल पहले जो व्यक्ति की आयु थी वो थी उसके ब्रदर की 6 गुना, यानी इसकी आयु रही होगी 6 इंटू एक्स माइनस 3, या इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है तो लिख सकते हो 6 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 6x माइनस 18। आगे क्या बोला है, 8 ईयर बाद व्यक्ति की आयु, देखो 8 ईयर बाद है तो वो करंट से कंसीडर की जाती है, ना कि ये प्रीवियस 3 ईयर से पहले। ये चीज आपको ध्यान रखना है, काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। 8 ईयर बाद जो व्यक्ति की आयु है उसके छोटे भाइयों की आयु के दुगने से 3 कम है। सबसे पहले तो देखते हैं कि 8 ईयर बाद एज क्या होगी। इसके भाई की एज होगी x+8, ठीक है, करंट से 8 ईयर बाद। तो 8 ईयर बाद जो व्यक्ति की आयु है उसके छोटे भाइयों की आयु के डबल, ये इसके छोटे भाइयों की आयु x+8 हो गई, और खुद की आयु क्या है, छोटे भाइयों की आयु यानी x+8, इसका डबल से 3 वर्ष कम है, यानी 8 साल इसकी एज है। ये पूछ रहे व्यक्ति और उसके छोटे भाइयों की वर्तमान एज क्या होगी, ये हमें देखना है। देखो एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, अब देखो जो इसका छोटा भाई था और इसकी एज में जो डिफरेंस है वो तो हमेशा सेम रहेगा ना। डिफरेंस चाहो तो वर्तमान में बात कर लो या आज से 10 साल बाद बात कर लो, डिफरेंस ऑलवेज सेम रहेगा, क्योंकि जब दो एज तो दोनों की बढ़ेगी ना, तो डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। इस केस में डिफरेंस है 6x माइनस x 5x, और ये -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो 15। यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, ये 2x और ये x, तो x आ जाएगा, ये आएगा देखो 2 8 16, 16 माइनस 3 13, प्लस का 13 और 8 इधर और जाएगा, तो 13 माइनस 13, तो ये सॉरी 13 प्लस का था और 8 माइनस का, तो 13 माइनस 8 कितना आएगा 5, यानी यहाँ पे डिफरेंस आएगा x+5। ये दोनों इक्वल होंगे, यानी मैं कह सकता हूँ 5x माइनस 15 ये बराबर होगा कि इसके x+5 के। हमें x फाइंड करना है, यहाँ से x को इधर ले जाऊंगा 4x, और ये 15 इधर चले जाएगा 20, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू 5 आ गई। अगर x 5 है तो हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी करंट एज बतानी है। देखो x 5 चाहिए, तो 5 एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी में 5 नहीं है, तो इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी निकाल सकते हो दूसरा यहाँ पे इसकी वैल्यू। देखो एक चीज दूसरा तरीका ये था कि आप ऑप्शन से कर लेते या फिर इनको एक्स वाई मानते, लेकिन 2 वेरिएबल मानने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही वेरिएबल से हो रहा था। ऑप्शन से आप चीजों को बना सकते थे यहाँ पे, जैसे देखो ये वाला ऑप्शन हो ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि जो एज है ना, पहले बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पर्सन, यानी पहले पर्सन है और बाद में उसका यंगर ब्रदर है। अगर पर्सन है तो उसकी एज तो बड़ी होनी चाहिए ना, छोटी कैसे हो गई, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हो आप ऐसे। अगला क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 275 रुपए की अंकित मूल्य वाली एक वस्तु है, उसको 5% डिस्काउंट पर हम बेच रहे हैं, फिर भी जो सेलर है उसको 4.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें बताना है कि जो उसने इसके लिए कितना पे किया, यानी सीपी कितना पे किया है सेलर ने। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है आपको पता है कि सीपी और एमपी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिन लोगों को नहीं पता है तो पता होना चाहिए। क्या होता है डायरेक्ट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग 1000 बार पूछ चुका है, प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट है 5% का, यानी ये हो जाएगा 95। प्रॉफिट है 4.5 का, यानी ये हो जाएगा 104.5। ठीक है, चाहो तो इसका पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो ऊपर 0 चले जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको 19 से काटता हूँ तो 19 5 95, और 19 से ये कट जाएगा, 19 5 95 कितना बचेगा 5 और 4 9 बचेगा वापस, और 5 से और कट जाएगा, 5 9 50 और ये 11। तो देखो कितना इजी बन गया, सिंपल रेशो आ गया 10:11। सवाल में 11 की वैल्यू 275 गिवन है, कितना गुना है ये 11 दूनी 22, फिर यहाँ से 5 बचा, 11 पंजे 55, यानी 25 गुना है। तो 10 का 25 गुना कर दो, 10 का 25 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 250 रुपीज़। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता था तो इजीली बना लोगे, वरना तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोला गया कि पी क्यू और आर एस कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल की जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए एंड बी पर। ए और बी को प्रोड्यूस किया जाता है बोथ साइड जो मीट करते हैं टेंजेंट को, टेंजेंट पी क्यू और आर एस को पॉइंट एक्स एंड वाई पर। ए बी की वैल्यू 3 गिवन है, एक्स वाई 5 है, तो पी क्यू पूछा है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट सवाल लगा लो। क्या बोला गया है यहाँ पे, अपने पास दो सर्कल हैं, ये एक सर्कल हो गया, ये दूसरा सर्कल हो गया, जो एक दूसरे को टच करते इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर। लेट्स से कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी हो गया। यहाँ पे अपने पास दो टेंजेंट हैं पी क्यू एंड आर एस, कॉमन टेंजेंट, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा। एक टेंजेंट ये हो गई, दूसरी टेंजेंट कुछ, ठीक है, कुछ मान लेना इस तरीके से है। एक टेंजेंट हो गई अपने पास पी क्यू और दूसरी टेंजेंट है आर एस। अब आपको पता है दोनों इक्वल लेंथ की होंगी, और यहाँ पे अपन को क्या गिवन था, ये ए बी को हम बोथ साइड बढ़ा रहे हैं। ये अपने पास एक ए बी है, इसको इधर भी मैंने बढ़ाया और इधर भी बढ़ाया, तो ये पॉइंट किस पॉइंट पर मिलते हैं, यहाँ पे पॉइंट एक्स पर और यहाँ पे पॉइंट वाई पर। बोला गया ए बी की वैल्यू 3 है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 3 है। एक्स वाई की वैल्यू 5 है। देखो कंप्लीट एक्स वाई 5 है,
जिसमें से ए बी 3 हो गया, तो यहाँ x से लेकर a तक की दूरी और b से लेकर y तक की दूरी 2 होगी। और मैंने बोला कि ये बराबर होती हैं क्योंकि दोनों टेंजेंट भी इक्वल होती हैं, यानी ये 1 यूनिट होगा और ये भी 1 यूनिट होगा। हमसे पूछ रहा है पी क्यू बता दो। देखो पी क्यू बताना है हमें, पी से लेकर क्यू तक की लेंथ बतानी है। और एक चीज़ आपको और पता है कि यहाँ पे अपनी ये टेंजेंट है और ये जो लेंथ होती है ये वाली लेंथ भी इक्वल होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों जो टेंजेंट है वो इक्वल होती है, ये वाली लेंथ भी इक्वल होती है एक्स से लेकर ए तक की, तो ये जो टेंजेंट है ये भी बाइसेक्ट होती है, ये वाली लेंथ अपनी इक्वल होगी। अब यहाँ पे हम देखो कोई भी एक सर्कल पकड़ लो अपने पास पी ये वाला, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, टेंजेंट सेकंड थ्योरम, पढ़ी है ना आपने टेंजेंट सेकंड थ्योरम, वही हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। टेंजेंट सेकंड थ्योरम लगाऊंगा तो पी से लेकर एक्स तक का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे समझ लो कि एक पॉइंट एक्स है, यहाँ से ये टेंजेंट होगी पी तक इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा, एक्स से लेकर पी ले लो या पी से लेकर एक्स ले लो, तो एक्स पी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा एक्स से लेकर ए तक की दूरी इनटू फिर एक्स से कौन सी दूरी आएगी, कंप्लीट दूरी, कंप्लीट कहाँ तक, बी तक, एक्स से लेकर बी तक की दूरी। तो एक्स पी मुझे नहीं पता है लेकिन एक्स ए पता है, कितना है 1 इंटू एक्स बी कितना है 3 यूनिट ये है और 1 यूनिट ये है, यानी टोटल अपने पास कितना हो गया 4 यूनिट और ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो एक्स पी है मेरे पास वो कितना आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 यानी एक्स पी 2 आ गया। अगर ये वाली लेंथ 2 है तो ये वाली भी 2 है। हमसे सवाल में पी क्यू पूछा था, तो पी क्यू कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, क्योंकि दोनों लेंथ इक्वल हैं, 2 ये हो जाएगी 2 ये हो जाएगी तो 4 हो जाएगी, ठीक है। ठीक ठाक सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोलेगा एक स्कूल बिल्डिंग है, देयर इज एन ओवरहेड टैंक टू फिल दिस टैंक 50 बकेट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। एक स्कूल में एक टैंक को भरने के लिए हमें 50 बकेट चाहिए होती है। अज्यूम दैट कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज रिड्यूस 2/5 ऑफ द प्रेजेंट। अगर कैपेसिटी को हम 2/5 रिड्यूस कर रहे हैं तो बोल रहा है कि कितने बकेट चाहिए होंगे उसको भरने के लिए। देखो पहले अभी जो बाद में जो कैपेसिटी है बकेट की वो रिड्यूस की जा रही है 2/5, यानी 2 देखो 2/5 आ रहा है ना, तो पहले मान लो कि पहले जो बकेट की जो कैपेसिटी थी भरने की वो कितनी थी, 5 यूनिट थी। 5 क्यों माना मैंने, क्योंकि हम इसका 2/5 कर रहे हैं तो 5 का 2/5 करना इजी रहेगा ना, यानी अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 2। पूछ रहा है कि कितनी बकेट रिक्वायर्ड होंगे उस सेम टैंक को फिल करने पर। अगर मैं टोटल बात करूं कि पहले जो बकेट की कैपेसिटी 5 थी और टोटल 50 बकेट उसको भरने में लगते थे, यानी टोटल पहले 50 बकेट लगते थे और एक बकेट की जो कैपेसिटी 5 थी, यानी तो टोटल 50 पंजे कितना आ जाएगा, टोटल 250 यूनिट का टैंक होगा अपने पास, ठीक है। टैंक की जो कैपेसिटी है टोटल 250 यूनिट थी, अभी हमने सिर्फ 2 यूनिट कर दिया घटा के, तो अभी कितने बकेट लगेंगे वो हमें निकालना है। तो 250 यूनिट हमें भरना है और अभी बकेट की फिर जो कैपेसिटी है सिर्फ 2 है, तो अभी कितने बकेट लगेंगे, 125, ठीक है। तो 125 इसका सही जवाब आ जाएगा, 125 बकेट। समझ आ गया ना, एक बार वापस समझा देता हूँ। पहले मैंने एक बकेट था जिसकी जो कैपेसिटी है 5 मान ली और ऐसे टोटल 50 बकेट लगते थे, तो पहले 250 यूनिट कैपेसिटी रही होगी किसकी, टैंक की। अभी हमने जो बकेट जिससे हम भर रहे थे उसकी जो कैपेसिटी उसको 2/5 कर दिया, तो 2 यूनिट कर दिया, तो 250 भरना है 2 यूनिट के हिसाब से, तो 125 बकेट अब लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सेल ऑफ सोप S2 फॉर बोथ ईयर। सोप S2 के लिए बोथ ईयर यानी 11-12 इन दोनों का, इनका रेशियो निकालना है किससे, सेल ऑफ सोप S5 फॉर बोथ ईयर और S5 का, यानी इन दोनों का रेशियो हमें चाहिए। देखो ये है 9 7 16 यानी 160 रेशियो, ये कितना है 8 6 14 यानी 140, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 और 2 से 14 यानी रेशियो कितना आ जाएगा 8:7। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। अगर 12 और 16 दिन में करेंगे तो जो इफिशियंसी है वो कितनी आ जाएगी, 48, सॉरी टोटल यहाँ पे एलसीएम 48, 12 चौके 48, 16 3 48, 4 और 3 इफिशियंसी आ गई। बोला गया है इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया, देन फ्रैक्शन ऑफ द वर्क लेफ्ट, तो कितना काम रह गया। देखो 6 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 और 3 7 की इफिशियंसी से मैं कह सकता हूँ 42 यूनिट काम डन हो चुका है, लेकिन हमसे पूछा है रिमेनिंग कितना बचा है। टोटल 48 भरना था, 48 काम करना था, 42 कर चुके हैं, यानी 6 यूनिट बचा है। 6 यूनिट किसका, टोटल का, यानी 48 का, तो ये आ जाएगा 1/8, यानी अभी जो टोटल काम बचा है वो 1/8 यूनिट बचा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। बोला एक क्वाड्रिलेटरल PQR है, जो इंस्क्राइब्ड एक सर्कल O के सर्कल के अंदर जिसका सेंटर क्या है O है।
पी क्यू इसका डायमीटर है, इस तरीके से है, ये एक सर्कल हो गया जिसका डायमीटर हो गया पी क्यू, ठीक है। और जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, लेट्स से कि आर यहाँ पे हो गया, एस इधर हो गया, इसको यहाँ से मिला देते हैं, पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसका सेंटर ओ है। आगे क्या है, एंगल पी एस आर 120 है, ये 120 डिग्री है और हमसे पूछ रहा है क्यू पी आर, यानी इसको यहाँ से मिलाना पड़ेगा, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। आपको पता है अगर पी क्यू डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर सरकमफ्रेंस पे 90 का एंगल बनाता है। ये 120 है और चूंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने का सम 180 होगा, तो 120 ये है तो ये 60 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो गया, ये 150, तो ये कितना बचा 30। सवाल में यही पूछा था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, बेस रेडियस है एक सर्कुलर सिलेंडर की इतनी, रेडियस 10.5 गिवन है और उसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो 792 गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम बताना है। आपको पता है कि जो कर्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये है 22/7 और रेडियस अपन को 10.5 गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं हम 21/2 इंटू एच, ये है 792, ठीक है। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 3 टाइम, 22 से इसको काट सकते हैं, 22 या 66, यहाँ से 13 बचेगा, 132 और 3 से ये 12, यानी हाइट अपने पास आ गई 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, यानी पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस अपने पास 10.5 थी तो उसको लिख सकते हैं 21/2, स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम लिख दिया और हाइट हम निकाल चुके हैं 12, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से 7 से ये 3 टाइम चले जाएगा, ठीक है, इस 2 से ये 11 टाइम चले जाएगा और इस 2 से ये 6 टाइम चले जाएगा। यहाँ पे 11 तिया 33 या 11 गुणा 21 पहले कर लेते हैं, 21 एकम 21 2 कैरी और 21 एकम 21 और 2 23 यानी 231 और फिर क्या रह गया 3 और 6 18 और रह गया, 18 एकम 18 एक कैरी आएगी, 18 तिया 54 और 1 55, देन वैसे तो 58 आ रहा है लास्ट में, 58 एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, सॉल्व कर सकते हो। 55 आया था ना, तो 5 कैरी और 18 दूनी 36 और 5 41। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, देखो वैल्यू पुटिंग वगैरह से हो सकता है बन जाए, बट मैं बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे 1 माइनस साइन 2t है और यहाँ पे 1 प्लस साइन 2t है, यहाँ पे मुझे 2t नजर आ रहा है, यहाँ पे मुझे t नजर आ रहा है, तो मेरा सबसे पहले टारगेट होगा कि इसको मैं एक सिंगल t में बदलूं, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो 1 को मैं ऐसे लिख दूं क्या साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, और साइन 2t को ऐसे लिख दो 2 साइन t कॉस t। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये कुछ नहीं लिखा, ये साइन t माइनस कॉस t का होल स्क्वायर ही लिखा है कि नहीं। चीज और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि साइन t माइनस कॉस t है और यहाँ पे कॉस t माइनस साइन t लिखा है, यानी कॉस पहले है, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कॉस t माइनस साइन t का होल स्क्वायर लिख दूं तो भी सेम ही तो चीज आएगी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कॉस t माइनस साइन t, ठीक है, तो ये पहली टर्म हो गई डिवाइड बाई, ऐसे ही सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये साइन t प्लस कॉस t का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया इसका स्क्वायर, इधर ही कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट को मल्टीप्लाई बाय आएगा नहीं वैसे इधर, ये क्या है कॉस t, छोड़ो एक काम करता हूँ रुको, ये अपने पास है कॉस t प्लस साइन t, कॉस t प्लस साइन t अपॉन कॉस t माइनस साइन t, कॉस t माइनस साइन t, ठीक है। तो देखो ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, सिमिलरली एक पावर कैंसिल हो गया, ऊपर कॉस माइनस साइन बचा है, नीचे साइन प्लस कॉस बचा है। अब आप ऑप्शन देखो, सारे फंक्शन में ना 10 आ रहा है, यानी मुझे 10 में आंसर लाना होगा। अगर चीजें समझ नहीं आती हैं तो ऑप्शन के थ्रू चीजें समझ आ जाती है कि आगे स्टेप हमें करना क्या होगा। तो 10 बनाने के लिए इसको कॉस से डिवाइड कर दूं मैं पूरे को ऊपर नीचे कॉस टी से, अगर कॉस टी से मैं डिवाइड करूंगा तो कॉस टी अपन कॉस टी हो जाएगा 1 माइनस साइन बाई कॉस 10 बन जाएगा, यानी 1 माइनस 10t। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस 10t। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट सवाल है, क्या बोला गया है कि द सम ऑफ द एज ऑफ 6 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 2 ईयर ईच इन 90 ईयर, 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चे हैं जिनकी एज का जो सम है वो 90 ईयर है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु हमें बतानी है। एक बात बताओ मुझे, अगर हर कोई बच्चा 2 साल के गैप में पैदा हो रहा है तो मैं ऐसे बोल दूं कि एक अपने पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, समांतर श्रेणी हो गई,
जिसका जो सारवंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 साल हो गया, क्योंकि 2 साल का गैप आ रहा है। और टोटल ऐसे 6 लोग हैं, यानी n जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो 6 है। ठीक है, मैं ऐसा सोच सकता हूँ, हो सकता है आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आप वैसे मान लो कि 2-2 के गैप में से मान सकते हो। ठीक है, वो भी एक तरीका है, बट इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि 2-2 साल का गैप है और टोटल 6 चिल्ड्रन है और जिनका सम 90 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6 पदों की हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है जिसका सम 90 है। और एस एन बराबर होता है, इधर चलो लिख देता हूँ, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के सम का फॉर्मूला है। ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। n टोटल क्या है 6, तो 6/2 इंटू 2a। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो वो जो हमें नहीं पता है तो a ही मान लेता हूँ, प्लस n पता है कि टोटल 6 टर्म है, तो 6 - 1 5, और d यानी डिफरेंस पता है 2, तो ये आएगा 5 दूनी 10, 2 से इसको काटूंगा 3 टाइम और 3 से ये 30 टाइम कटेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2a की वैल्यू कितनी आएगी, ये 10 आएगा, इधर 10 इधर माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस का 10 20, और ये 2 से और डिवाइड कर देता हूँ साथ में, तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। ठीक है, यानी पहला बच्चा है वो 10 साल का होगा। अब हमसे पूछ रहा है सबसे बड़े बच्चे की आयु क्या है, यानी टोटल 6 बच्चे थे ना, तो मुझसे बेसिकली 6th टर्म मुझे निकालनी है, यानी a6, और a6 होता है समांतर श्रेणी में a + 5d। ए क्या है, फर्स्ट टर्म 10 प्लस 5 गुना डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 2, तो 5 दूनी 10, 10 और 10 कितना आ जाएगा 20 ईयर। ये थोड़ा मैंने एक काफ़ी डिफरेंट तरीके से बता दिया, हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो काफ़ी लोगों को, तो सिंपल बेसिक से कर लेना। ठीक है, वो भी इजी पड़ेगा, बट इस तरीके से भी कर सकते थे। बोला गया है कि 1456 रुपये हैं जो इन्वेस्ट किए जाते हैं 10 साल के लिए, अमाउंट हो जाता है 2366 रुपये। ठीक है, तो पूछ रहा है सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है पर एनम की। देखो 2366 रुपये हो गए और प्रिंसिपल अमाउंट था 1456, तो इंटरेस्ट कितना है 0 1, और ये आ जाएगा अपने पास 910 रुपये इंटरेस्ट आया कितने साल में, 10 ईयर में। 10 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो अपने पास इतना है, तो यहाँ से मैं पहले 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगा तो 91 रुपये आ जाएगा, 91 रुपये। अब मुझे चाहिए रेट, तो 91 रुपये इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 1456 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस इसको ही सॉल्व करना है हमें। काटा पीटी शुरू करते हैं। देखो 13 से कटना चाहिए, 13 7 91, और 13 एकम 13 बचेंगे, 1 15, 13 एकम 13, फिर 2 13 दूनी 26, 7 से ये 16 टाइम कट जाएगा, 16 से 112 होता है, 4 से ये 4 टाइम जाएगा और ये 25 टाइम, 25/4 आ गया, तो 25/4 कितना होता है 6.25%। तो जो रेट आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट की वो 6.25% हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन एनुअल प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर फ्रॉम 1997 टू 2000। 1997 से लेकर 2000 तक जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, एनुअल प्रॉफिट, वो हमें बताना है। कर लेते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट था अपने पास, ये जो डाटा है ये प्रॉफिट का ही गिवन है, तो हम सबसे पहले 1997 में प्रॉफिट देखेंगे कितना था, 5 और 5 10, 1 कैरी, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 7 21 का, 1 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी 410 का प्रॉफिट था। अभी ये 2000 में कितने का प्रॉफिट है, यहाँ पे 0, देन 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 3 17, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 2 7, 770, यानी 410 से जो प्रॉफिट है वो 770 हो गया है। ठीक है, अगर रेशियो लेंगे तो 0 से 0, यानी कितना यूनिट बढ़ गया ये अपने पास 6, और 7 में से 4 गया 3, 36 यूनिट बढ़ा है। परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तो 36% बढ़ा है 41 पर, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 41 तो सब में आ ही रहा है, तो बेसिकली 3600 अपॉन 41 अपन को करना है, तो 4 8 32, यानी समझ आ रहा है 8 वाली लाइन में आंसर आएगा, और ऑप्शन भी उसी तरीके से है। तो 8 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया तो 40 का 8 गुना 320, और 8 का 1 से करेंगे तो 8 और, यानी कितना हो गया ये 328। बचेंगे कितने यहाँ से, 360 में से 328 गया तो 32 बचा, अभी उतार लेंगे 0, यानी अभी हो गया 320। अब 8 टाइम तो जा नहीं पाएगा क्योंकि 328 हो जाएगा, तो 7 टाइम जाएगा, यानी 87 समथिंग आना चाहिए। ये वाला ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, हालांकि यहाँ पे 4th ऑप्शन नहीं है, बट इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर वो सेम नहीं हुआ तो सेम हो, अगर 87 के अलावा कुछ हुआ तो एलिमिनेट हो जाएगा, अगर 87 समथिंग कुछ हुआ तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है, देखो ये सिर्फ एक ही 87 था, बाकी कोई ऑप्शन 87 नहीं थे, तो ये हट जाएगा।
सॉल्व करना है इसको। देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये बन जाएगा सेक स्क्वायर 58 डिग्री। और आपको पता है 1/sec है, तो ये ऊपर सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, यानी ये ऊपर जाके बन जाएगा cos स्क्वायर 58 डिग्री। चूंकि यहाँ पे 32 डिग्री लिखा है और 58 और 32 का सम 90 है, तो cos स्क्वायर 58 को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर 32 डिग्री। अब ये sin स्क्वायर 32 लिख दूंगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा अपने पास 1 बचेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया है कि एक बल्लेबाज है जिसके 20 मैचेज का जो एवरेज लिखते हैं इसको, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। पहले 20 मैच थे जिनका एवरेज 15 था, अभी 25 और मैच हैं जिनका एवरेज 24 है। सबसे पहले हम नंबर्स का रेशियो लेते हैं, यानी 5 5 25 और 5 चौके 20। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, डेविएशन। हम मान लेते हैं कि एवरेज 15 ही था। अब देखेंगे डेविएशन कितना है, ये 24 है तो 15 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। और इसके रेस्पेक्ट में रेशियो क्या है, 5। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 4 और 5 9 के रेशियो में, तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 15 और 5 आंसर कितना आ जाएगा, 20, यानी ऑप्शन 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया कि हाउ मेनी स्टूडेंट वर मोर इन क्लास 10 देन इन क्लास 12 इफ 600 स्टूडेंट वर एडमिटेड टू क्लास 8। क्लास 8 में टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 600 हैं, तो क्लास 10 और 12 में हमें डिफरेंस चाहिए होगा। देखो सबसे पहले क्लास 8 देखते हैं, तो क्लास 8 में टोटल जो स्टूडेंट है अपने पास वो 600 है। ये तो डाटा किसका गिवन है आपको, ये तो डाटा गिवन है, ये डिफरेंट क्लास का है। लेकिन क्लास 8 का सवाल में बोला गया है कि जो 15% अपन को गिवन है सवाल में, इसकी वैल्यू 600 गिवन है, यानी मैं कह सकता हूँ ये इसका 40 गुना है, यानी 1% की वैल्यू 40 आ गई, 40 स्टूडेंट। अब सवाल में पूछ रहा है कि 10वीं और 12वीं के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 10th में 25% है और 12वीं का है, 12वीं यहाँ पे 18% है, यानी परसेंटेज में अगर देखो तो दोनों के बीच में 7% का डिफरेंस, तो हमें 7% की वैल्यू चाहिए होगी। तो 40 से 228, यानी टोटल आ जाएंगे अपने पास 280 स्टूडेंट। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में अवेलेबल है। हम नेक्स्ट सवाल पे चल रहे हैं, थोड़ा सा क्रॉप हो रहा है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड। क्या बोला गया है कि चोर पुलिस वाला, अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या हो गया ये, बोला गया ए थीप स्पॉटेड ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी इस तरीके से कहानी होगी। यहाँ पे अपने पास पुलिस है और यहाँ पे थीप है, ये इसको 200 मीटर की दूरी से देखा जाता है। आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे ही पुलिस वाला उसके पीछे भाग रहा है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो चोर को पकड़ने में उसे टोटल कितना टाइम लगेगा। मान लो इस पॉइंट पे पुलिस वाला चोर को दबोच लेगा, तो चोर तो सिर्फ यहाँ तक भागेगा, पुलिस वाला इस पॉइंट से भागना स्टार्ट करेगा और यहाँ तक भागेगा। तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। हमसे यही पूछा है ना, क्या पूछा है सवाल में, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी चलेगा, तो हम पहले ये टाइम निकालेंगे कि चोर पकड़ा कब जाएगा। तो ये जो सिर्फ 200 मीटर का गैप है, इसी को हमें कवर करना है, डिवाइड बाई ये तो अपने पास डिस्टेंस हो गया। स्पीड क्या आएगी, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस हो जाएगी, 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर और 9 डिफरेंस है 1। चूंकि ये मीटर में था तो ये किलोमीटर में, इसको भी मीटर में बदल लेता हूँ मैं, सॉरी 1 किलोमीटर है ना, मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। स्पीड है ना, ये 5/18 हो जाएगी और 18 चले जाएगी ऊपर, 5 चौके 20, ये आ जाएगा 40 और 18 चौके 72, यानी 720 सेकेंड लगेंगे उसको। या मैं मिनट में अगर कहना चाहूँ तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, यानी 12 मिनट लगेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चोर किस पॉइंट कितने किलोमीटर दूरी चल चुका था, ये सवाल में पूछा है। यानी चोर यहाँ से भागना स्टार्ट किया है और यहाँ तक भागेगा, यानी 12 मिनट में कितनी दूरी भाग लेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो चोर 60 मिनट में कितना चलता है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी 9 किलोमीटर चलता है। चोर को यहाँ तक जाने में सिर्फ 12 मिनट लगे, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 12 मिनट में वो कितनी दूरी चल पाएगा। तो 12 मिनट में निकालने के लिए इसका 1/5 करना पड़ेगा, तो 9 का 1/5 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 एकम 5, फिर बचेगा 4/5, 4/5 80% होता है, यानी 1.8। तो 1.8 किलोमीटर यहाँ पे चोर को भागना पड़ा। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 23। बोला गया है कि फ्रॉम गिवन नंबर ए बी एंड सी डी विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमसे पूछा है नॉट डिविजिबल वाला, 11 से डिविजिबल नहीं है। मुझे लग रहा है बच्चे को 11 के डिविजिबिलिटी रूल आता होगा, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सवाल आप कर लोगे, आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है।
बोला गया है कि प्राइस है एक आइटम का इंक्रीज हुआ है 2 टाइम्स सक्सेसिवली, 2295 है फाइनल प्राइस, इनिशियल 1000 था, परसेंटेज इंक्रीज बताना है। और आगे क्या बोला गया है कि द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सेकेंड टाइम वाज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट ऑफ द फर्स्ट टाइम। पहले टाइम जो इंक्रीज हुआ है उसका दुगना इंक्रीज हुआ है सेकेंड टाइम में। तो हमसे पूछ रहा है बाई व्हाट परसेंट वाज द इंक्रीज इन द सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम में कितना इंक्रीज हुआ है। देखो लेट्स से कि पहले x% इंक्रीज हुआ है, बाद में डबल इंक्रीज हुआ है यानी 2x% हुआ है। अब एक चीज आपको पता है कि आप x और 2x में जब सक्सेसिव लगाओगे इन दोनों में तो क्या आएगा, x प्लस 2x प्लस x गुणा 2x अपॉन 100, दो टाइम सक्सेसिव लगाते हैं तो यही आता है। यानी मैं कह सकता हूँ ये आ रहा है अपने पास 3x प्लस 2x स्क्वायर बाई 100। अब दो तरीके हैं अपने पास, या तो आप वैल्यू से कर लो या थोड़ा ऑप्शन का सहारा ले लो। एक चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि पहले 1000 प्राइस था और फाइनल प्राइस हो गया अपने पास 2295, यानी अगर देखा जाए यहाँ से तो 1295 प्राइस बढ़ा है, 1295 बढ़ा है। अगर परसेंटेज में मैं देखूँ तो कितना बढ़ा है, 1295 जो ये बढ़ा है ये 1000 पे बढ़ा है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी मैं कह सकता हूँ कि परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है ओवरऑल वो 129.5 होगा, 2 0 कट जाएंगे, एक यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी नियर बाई मैं कह सकता हूँ 130% का टोटल इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऑप्शन से उठाते हैं और जो ऑप्शन गिवन है ना ये सारे, देखो ये क्या पूछा है सवाल में कि सेकेंड टाइम इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज बताना है, यानी 2x की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये 2x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो x यहाँ से इनका आधा करने पर निकलेगा। ठीक है, 2x में जब 2 का आप भाग दोगे तो x निकलेगा। अब देखो ऑप्शंस को देखते हैं, जैसे मान लो 25% मैंने लिया तो 25 का आधा करूंगा तो 12, तो ये 12 या 36 प्लस यहाँ पे ये कितना है 12 का स्क्वायर 144 का डबल 288/100 यानी 2.88, यानी मेन तो यही चीज है कि ये 3x है, ये थोड़ा क्लोज जाना चाहिए 130 के आसपास। तो इसका आधा करने पर तो 12.5 ही आ रहा है और उसका 3 गुना करूंगा तो 37.5 ही आ रहा है, जबकि मुझे जाना 130 के आसपास है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा कम हो गया। थोड़ा और बड़ा ऑप्शन देखते हैं, 35 भी नहीं होगा, आपको देखते ही आइडिया लगना चाहिए, यानी 65-70 में से हो सकता है एक हो। चूंकि 70 वाली कैलकुलेशन इजी है तो मैं इसका आधा करके ले रहा हूँ, यानी मैं 35 को चेक कर रहा हूँ, तो 35 की 105 प्लस ये क्या आएगा 2 गुना 35, 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225/100, यानी इसका अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये आएगा 25, 12.5 का डबल करोगे तो कितना आएगा 25, 105 और 25 यानी 130 का अप्रोक्स आ रहा है, 130 आ रहा है। तो नियर बाई कौन सा ऑप्शन हो गया 70 हो गया, 65 भी नहीं होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। लास्ट सवाल है, बोला गया कि ABC और DE अपने पास 2 ट्राइंगल हैं। चलो बना लेता हूँ ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरा ट्राइंगल है FDE और दोनों एक दूसरे के क्या है कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग सम है। बोला गया AB की वैल्यू 17 है, एंगल B 52 डिग्री है, एंगल A 95 डिग्री है, देन विच ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है, सही ऑप्शन हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन है DE की वैल्यू 17, क्या DE 17 होगा, नहीं, हमें DE तो पता ही नहीं है ना, हमें AB पता है 17 है, तो AB के करस्पॉन्डिंग में कह सकता हूँ FD 17 होगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया। FD 17 है या DF 17 है, E और चेक करना पड़ेगा, क्या E 33 है, E के करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, ये एंगल कितना होगा 9 और 5 14, 140 और 5 और 4 सॉरी 5 और 2 7 यानी 147 है ये, तो 180 में से 147 माइनस करोगे तो ये 33 है, चूंकि ये 33 है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये भी 33 है, यानी साइड की लेंथ तो 17 थी और एंगल भी 33 है, तो यही वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। इन दो को चेक करने की नीड भी नहीं है। ठीक है, तो इस शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सेशन काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। बाकी आपके कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कहीं भी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। आईडी मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, वो कुछ इश्यू आ रहा था इसलिए। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो चाहो तो। बाकी आप कहीं भी कमेंट करोगे या जहाँ भी मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। जिन लोगों को सॉल्व PDF चाहिए तो वो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल की। ठीक है, वहीं पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर मुझे मैसेज कर देना, कहीं भी मैसेज कर देना, यहाँ मैसेज कर देना या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, फ्रीक EDU। ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना ज्वाइन करने के बाद, आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ जल्दी।